चलो अब इस टॉपिक में आज वाली क्लास में जो काम करेंगे वो है जो अब हमें चेक करवाएगा कि हमारी क्लैरिटी बनी कि नहीं बनी। तो इस टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने मतलब तो समझ लिया कि अगर कोई रिलेशन हमें देके पूछे कि इक्विवेलेंस है कि नहीं तो हमें समझ में आता है पैटर्न रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसमें क्या क्या गड़बड़ होती हैं वो हमने फर्स्ट इंस्टेंस पे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी कि क्या समझना है। तो अब आज वाली क्लास हमें पूरी तरह टेस्ट करेगी डायरेक्टली थ्रू क्वेश्चंस। तो हर सवाल को पूरी तरह कोशिश करो कि अपने आप ब्रेक हो। तो अब आज वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस में कई सारे पार्ट्स भी होंगे, तो उन सारे पार्ट्स को सॉल्व करने में टाइम स्पेंड करना। उसके बाद फिर उसके डिस्कशन पे देखेंगे कि हमने क्या उस बात को सही पकड़ा कि गलत। तो इसलिए आज वाली क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बिल्कुल समझ में आएगा कि बिल्कुल उसमें जो माइन्यूट लाइन है, जो बिल्कुल थिन लाइन है, जो हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग या राइट कराती है वो क्या है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से हर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना शुरू करो, ये अटेम्प्ट करो अपने आप। अब हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, 3 रिलेशंस गिवन थे। कहां गिवन थे? इस सेट एबीसी के ऊपर। देखो ये बात भी बहुत काम की है। अभी हमने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं, याद रखना, अभी हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जो मैं इस बात में फंसा है, पर बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो कि मैं जरूर देखा करूंगा सेट। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है इसका, एग्जाम में क्वेश्चन में नंबर नहीं कटना चाहिए, कुछ मर्जी आ जाए। अब हमें R1 गिवन था, so if we have to check whether the given relation is a reflexive relation or not, तो our direct target is to check whether all the elements के लिए, सारे elements के लिए is ARA true or not। तो इस केस में ARA true होने का मतलब क्या हो गया कि इसमें A, A, B, B और C, C तीनों होने चाहिए इस R1 वाले सेट में। तो हमने ढूंढा, इसमें A, A था, B, B भी था और C, C भी था। तो हमें देख के समझ में आ गया कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है, R1 रिफ्लेक्सिव तो है। अब हमने चेक करा इसमें सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अगर ARB हो तो BRA को भी होना चाहिए। तो हमने उस बात को आइडेंटिफाई करा। हमें दिखा कि AB है तो हमने BA को ढूंढा, हमें नहीं मिला। देखो AB है, आगे BA मिसिंग है। तो जब जब ARB ट्रू हो तब तब BRA को ट्रू होना चाहिए। तो अगर इस AB के कॉरस्पॉन्डिंग BA अगर मिसिंग है तो हमें पढ़ते ही समझ में आ गया कि वी डोंट हैव टू लुक एनी फर्दर, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? जब जब ARB ट्रू हो तो BRA ट्रू होना चाहिए। ऐसे कंफ्यूज ना होना कि AC है तो CA है, BC है तो CB भी है, पर AB के लिए BA भी होना चाहिए। जब जब ARB ट्रू है तो उसका जो जोड़ीदार बनता है BRA, दैट शुड बी देयर। सो इट इज मिसिंग इन दिस केस। तो द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा पार्ट आया ट्रांजिटिव, तो हमें वो भी पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब देखो यहां पे AB है, BC है, AB है और आगे फिर हमने जाके देखा कि इसमें BC है। तो AB और BC के होने पे इसमें AC भी होना चाहिए था। तो हमें दिखा कि इसमें AC है, तो वी वर हैप्पी कि ठीक है इसमें AC है। अब हमने और टर्म्स आइडेंटिफाई करी। इसमें हमने देखा कि अब इसमें फिर से नोटिस करो कि इसमें AC है, CA है, तो आगे AC है, CB है, तो इसमें AB होना चाहिए और वो है। देखो हमने AC को रिकॉग्नाइज करा, CB को रिकॉग्नाइज करा, तो आगे AB होना चाहिए था और वो है। अब हमने देखा कि इसमें कहीं से B, इसमें BAB है। अब फर्दर हमने इसमें BC देखा और CA देखा। देखो BC और CA है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए जब जब ये ऐसे के 2 पेयर्स एग्जिस्ट करें तो कॉरस्पॉन्डिंग तीसरा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो BC और CA है लेकिन BA इसमें मिसिंग है। तो हमें यहां से समझ में आया कि यहां पे BA के मिसिंग होने की वजह से ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसमें BA मिसिंग है। देखो BC है, CA है, तो आगे BA मिसिंग है। हमें ऐसे बिल्कुल देख देख के बनाना पड़ता है इन क्वेश्चन से, बिल्कुल हमें ऐसे देख देख के बनाना पड़ता है। डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन सारे केसेस को हमें चेक करना पड़ता है कि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो हमें पहले R1 के केस में तो समझ में आ गया कि वो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बिल्कुल इतनी से पॉइंट पे हमारी पूरी तरह क्लैरिटी होनी चाहिए थी। BC है और CA है, तो BA को होना चाहिए था, वो मिसिंग है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट पार्ट था ये वाला, तो हमें पढ़ते ही समझ में आता है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, इसमें तीनों ही मिसिंग है। अब हमने इसमें नोटिस करा सिमेट्रिक, AB है तो B है, AC है तो CA है। तो हमें पढ़ते ही समझ में आ गया कि जो R2 है वो सिमेट्रिक है, AB के कॉरस्पॉन्डिंग BA, AC के कॉरस्पॉन्डिंग CA।
अब हमने नोटिस करना था ट्रांजिटिव, वो हमें केसेस बनाने पड़ते हैं। हमने देखा ए बी है, बी ए है, तो ए को होना चाहिए था, ए आर बी आर सी के होने पे ए आर सी को होना चाहिए। तो अब की बार ये ए बी, ये आगे बी सी अब की बार ए ही बन गया, तो ए को होना चाहिए इस रिलेशन के बीच में, विच इज मिसिंग। तो हमें इसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं, हमें डायरेक्टली इतनी बात से ही समझ में आ गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पॉइंट है, पर ये कर करके हमारे माइंड में क्लैरिटी बननी शुरू हो जाती है। तीसरा केस था ए बी बी सी सी ए। तो हमने लास्ट वाले केस में देखा कि इसमें रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें ये तीन चाहिए ही चाहिए, ए बी बी और सी ये तीनों ही होने चाहिए। तो अब की बार इसमें कोई भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो छोड़ दिया हमने। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए था, मिसिंग है। अब आगे देखो, ए बी है, बी सी है, तो ए सी को होना चाहिए, वो भी मिसिंग है। तो R3 ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव, तो ये तीनों नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो इन क्वेश्चंस के होने से ग्रेजुअली इस पॉइंट पे हमारी क्लैरिटी बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी, पर बिल्कुल हमने इसको एग्जैक्टली ऐसे देखना है। अब नेक्स्ट करो। अब देखो, इस क्वेश्चन में भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त बढ़ानी है और इसको नोटिस करना। अब इसको अभी हम अटेम्प्ट करके आए, तो अब इसमें हर पार्ट में जो हमने करा उसको साथ साथ डिस्कशन में टैली करना। पहला पार्ट था कि एक कोई रिलेशन डिफाइंड है, एक्स और वाई सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, उसके बीच के दो लोग हैं। तो एक्स आर वाई का मतलब है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो अब इफ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो पहला काम क्या था, रिफ्लेक्सिव। उसके लिए एक्स आर एक्स को ट्रू होना चाहिए, वो हमें पढ़ते ही समझ में आता है कि एक्स एंड एक्स ऑब्वियसली वर्क एट द सेम प्लेस। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, पहले वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सेकंड नाम आया सिमेट्रिक। इफ एक्स आर वाई इज ट्रू, मतलब इफ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, देन वाई आर एक्स शुड ऑल्सो बी ट्रू, मतलब वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, तो सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें विजिबल है कि ट्रांजिटिव भी हो गया। एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, वाई और जेड सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, तो एक्स और जेड भी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। तो पहले वाला पार्ट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों था। सेकंड पे हम आए, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम ही था। एक्स और वाई, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स वाई सेम में रहते हैं तो वाई एक्स भी सेम में रहते हैं, और एक्स वाई सेम में रहते हैं, वाई जेड सेम में रहते हैं, तो एक्स और जेड भी सेम में रहते हैं। तो हम इसको तो ईजिली ब्रेक कर पाए। इसमें जो डिस्कशन वाला क्वेश्चन था वो ये तीसरा था, जो अकेले गड़बड़ होने की जगह थी, और जो इस क्वेश्चन को देने का रीज़न है वो ये तीसरा पार्ट है। इसको पूरे होश में समझना। अब इसमें x इज द वाइफ ऑफ x, हमने पहले रिफ्लेक्सिव चेक करा, x इज द वाइफ ऑफ x, तो वो लॉजिकल नहीं बना, उसको हमने छोड़ दिया। हमें क्लैरिटी है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पार्ट में भी हमने डायरेक्टली जज करा, इफ x इज द वाइफ ऑफ y, देन y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ x। तो इफ x आर y इज ट्रू, देन y आर x कैन नॉट बी ट्रू, तो सिमेट्रिक भी ये नहीं है। तीसरा पार्ट आया ट्रांजिटिव, बहुत ध्यान से समझना। इफ x आर y इज ट्रू, if x are y and y are z is true, then x are z should be true। तो सारी जो गड़बड़ हमसे होती इस क्वेश्चन में वो इसके तीसरे पार्ट में होती, और नोटिस करना कैसे। if x is the wife of y, मतलब if x are y is true, then हमने इस बात को मिस तो नहीं कर दिया कि then y or z cannot be true। if x is the wife of y means जो y है that is a male character, x is the woman। तो if x is the wife of y, then y cannot be the wife of z। तो हम लोग इस क्वेश्चन में इस बात को मिस कर जाते हैं कि ए आर बी ट्रू है पर आगे बी आर सी ट्रू नहीं है। तो अगर ए आर बी ट्रू हो और बी आर सी ट्रू है ही नहीं, तो हमें उस केस में कोई ट्रबल नहीं है, रिलेशन इज स्टिल ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ होती वो ये कि हम लोग इसको गलती से इसको लिखते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो सारे क्वेश्चन में जो अंडरस्टैंडिंग थी इस वाले पार्ट में वो एग्जैक्टली ये थी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। जो सारी गड़बड़ थी वो ये होती कि हम इस क्वेश्चन में गलती से हमें लगता कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें लगता कि एक्स आर वाई या वाई आर जेड हो तो एक्स आर जेड नहीं होगा। तो हम नोटिस करने से रह जाते हैं कि अब की बार एक्स आर वाई तो ट्रू है, लेकिन वाई आर जेड ट्रू हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ए आर बी के होने के बाद बी आर सी अगर नहीं है तो रिलेशन इज स्टिल ट्रांजिटिव। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत सिंपल था, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ एक्स, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई इज द फादर ऑफ एक्स, इलॉजिकल है, सिमेट्रिक भी नहीं है।
और तीसरा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो अकेला डिस्कशन वाला पार्ट था मेन वो ये वाला था। तो इस समझ को नहीं छोड़ना बिल्कुल। हमें आईआईटी में अगर मान लो क्वेश्चन आया, वो हमें इतनी क्लैरिटी में सेम टॉपिक पे फंसाते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो जो क्लैरिटी है दैट इज दिस, बस इस बात को नहीं छोड़ना। उसमें स्कूल के लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन का पैटर्न तो बिल्कुल सिंपल था और ये इजीली हुआ होगा। हमें गिवन था कि x माइनस वाई डिविजिबल बाय n है, x आर वाई डिफाइंड ऐसे है। तो अब x और y बिलोंग किसको करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। तो सिंपली n हमें गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स है, z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, x माइनस वाई हमें गिवन है कि डिविजिबल बाय n है। तो किसको बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो पहले हमने चेक करा x आर x, स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो। तो x आर x क्या बन गया? a माइनस ए आर ए आर ए का मतलब हो गया a माइनस ए, जीरो शुड बी डिविजिबल बाय n, जो कि ट्रू है। तो हमें समझ में आया कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। अगला पार्ट क्या है? देखो याद रखना, अभी तो जो क्वेश्चंस हम फेस कर रहे हैं उसमें नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, वो कोई मर्जी लैंग्वेज डाल दें, कोई मर्जी लैंग्वेज डाल दें, हमने एग्जैक्टली ऐसे बोलना है। सबसे पहले ए आर ए बनाना है फॉर रिफ्लेक्सिव। अगले पार्ट में लिखना है इफ ए आर बी इज ट्रू, उससे जो कंक्लूजन आता है वो लिखना है। और देन वी हैव टू चेक वेदर बी आर ए इज ट्रू और नॉट। तो इस केस में इफ ए आर बी इज ट्रू मतलब इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, मतलब a माइनस बी अगर है n से डिविजिबल, तो हमें समझ में आ गया, उसको हमने मान लिया कोई मल्टीपल, मान लो np। तो उस केस में हमने देखना है कि क्या b माइनस ए भी डिविजिबल होगा। तो हमें दिखा कि वो तो ऑब्वियसली होगा, b माइनस ए क्या बन गया? माइनस ऑफ np। तो इसलिए a आर बी के ट्रू होने पे b आर ए भी ट्रू है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा पार्ट बना कि अगर a आर बी ट्रू है मतलब a माइनस बी है डिविजिबल बाय n और आगे b माइनस सी भी डिविजिबल बाय n है, तो हमने इन दोनों बातों के पता होने पे ये देखना है कि क्या हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि a माइनस सी है डिविजिबल बाय n। तो वो बनाने की हमने कोशिश करी। देखो याद रखना, कई बार क्या होता है कि बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि वो जबरदस्ती ट्रांजिटिव थोपने लग जाते हैं। दे ट्राई टू पुश की ट्रांजिटिव इसको मैं बना के दिखा दूं। तो हमने बना के नहीं दिखाना, हमने देखना है कि गिवन डेटा से क्या ट्रांजिटिव बन पा रहा है। अगर नहीं बन पा रहा और हमें दिखता है कि नहीं बन पा रहा तो दैट इज परफेक्टली ओके, फिर वो नहीं है ट्रांजिटिव। तो इस केस में हमने a माइनस सी बनाने की कोशिश करी, इन दोनों को ऐड कर लिया। तो वी वर एबल टू रिकॉग्नाइज कि इफ वी ऐड बोथ दीज टर्म्स तो माइनस बी और बी हो गए कैंसिल, a माइनस सी बन गया n टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू। दोनों को ऐड करते ही a माइनस सी बन गया n टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू, मतलब आ गया n का मल्टीपल। तो इसलिए गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसको ऐसे बोलना है। तो जब हमें ये ऐसे बोलना आता है तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन को डील करना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट करो। अब इसमें इतनी सी रिक्वायरमेंट थी कि हम चाहते हैं कि अब की बार हमें एक रिलेशन आर दे दिया गया, इस सेट ए के ऊपर एक रिलेशन आर बता दिया गया। ये देखिए हमसे कहा कि बताओ कि इसमें क्या ऐड कर दें ताकि कि जो गिवन रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए। अगर कुछ भी नहीं ऐड करना तो दैट वाज आल्सो परफेक्टली ओके। पर हमने देखा अब कभी जब ऐसे रिलेशन गिवन हो तो क्या करना होता है कि हमें बिल्कुल अपने आप ऑब्जर्वेशन से बना के देखना होता है कि ट्रांजिटिव होने में अभी कहाँ पे कमी है। तो हमने नोटिस करा कि 1 2 वाज देयर एंड 2 3 इज देयर। अब 1 2 है एंड फर्दर 2 3 है, मतलब 1 3 को होना चाहिए और हमें दिखा कि यहाँ पे 1 3 मिसिंग है। तो अब हमें एक तो समझ में आ गया कि 1 3 इसमें मिसिंग है। तो वी ट्राई टू फाइंड अनदर लिंक, कोई और तो नहीं इसमें मिसिंग। तो अब देखो इसमें 2 3 है, आगे 3 से कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सिमिलरली कोई और केस हमें नहीं दिखा, तो हमें समझ में आ गया कि वी नीड टू ऐड जस्ट 1 पेयर दैट इज 1 3। तो कितने पेयर्स ऐड करने हैं? 1 पेयर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था पर इसका पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे माइंड में ऐसे ही जाना चाहिए। अब इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेम पैटर्न था इसका भी, पर अब की बार इसमें देखना कि कहीं ये गलती तो नहीं करी, क्योंकि अब की बार हमें पहला वाला पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर हमने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हमें पढ़ते ही समझ में आता है कि इसमें ए बी बी सी सी तीनों होने चाहिए। तो ए तो इसमें है लेकिन बी बी और सी सी वाला पेयर मिसिंग है, वो हम ऐड कर लेंगे। तो हमें क्लैरिटी है कि 2 पेयर्स ऐड करने के लिए तो हमारे पास रेडी है। अब हमने इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है और ट्रांजिटिव बनाना है, सिमेट्रिक के लिए नहीं कहा गया। तो ट्रांजिटिव होने के लिए अब हमने देखा बी सी है, आगे सी का कोई लिंक बनता है नहीं है, तो यहां से हमें कुछ नहीं मिला। ए के साथ कोई लिंक बनता है नहीं, पर अब की बार देखो ए बी है और बी सी है। तो अब की बार ये देखो उल्टे तरीके से लिखे हुए थे तो हम कंफ्यूज हो जाते, इन द सेंस कि अगर ये बाद में लिखा होता तो हम लोग देखते ही विजुअली इसको पकड़ पाते। तो
तो इस क्वेश्चन में अगर सोचो यहां पे इस गिवन सेट में ए बी है और आगे बी सी भी है, तो इसमें ए सी को होना चाहिए था फॉर दिस टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बट ए सी वॉज मिसिंग। तो इस रीजन से हमने जज कर लिया कि इसमें ए सी को भी होना चाहिए। तो इसमें बी बी सी सी और ए सी तीन पेयर्स हैं जो कि हमें ऐड करने पड़े ताकि कि गिवन रिलेशन एक्चुअली एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए। अब देखो इस वाले में और कोई केस नहीं ऐड करना पड़ा, पर करना पड़ सकता है। पर बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या फिर अच्छे क्वेश्चंस में ये बात बड़ी इजीली लोग फंसते हैं। तो इसका पैटर्न बिल्कुल हमें क्लैरिटी में ऐसे ही आना चाहिए। अब नेक्स्ट करो। सेम पैटर्न पे सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, पर अब की बार इसमें बहुत माइनर से मिस्टेक होने का चांस था। ये आईआईटी में आया हुआ और लोग इसमें फंसते बहुत ईजिली। कैसे? हमें क्लैरिटी है कि अगर हमें ये सेट अगर डिफाइंड है, इसमें दो पेयर्स हमें दिए गए, हमसे कहा गया कि बताओ इसमें क्या ऐड कर दें ताकि कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो अब हमें समझ में आता है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले इसमें 1 1 2 2 3 3 तो तीनों होने चाहिए। तो हमने डायरेक्टली अपने मन में वो तो डाल लिए कि ये तीन पेयर्स तो इसमें ऐड होने ही होने हैं। अब अगला हमारे माइंड में आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो हमने 2 1 को डाल दिया, 2 3 है तो हमने 3 2 को डाल दिया। तो अब यहां तक हमें बात समझ में आई। अब हमने डायरेक्टली देखा 1 2 है 2 3 है तो इसमें 1 3 को भी होना चाहिए। अब सिमेट्रिक वाली बात हमने कंप्लीट करी। 1 2 है 2 3 है तो इसमें 1 3 को भी होना चाहिए, तो हमने इसलिए 1 3 को भी ऐड कर दिया फॉर दिस टू बी अ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो इस क्वेश्चन में सबसे जो क्लोज एरर होती वो एक्चुअली ये थी। क्यों होती? क्योंकि हम ये भूल जाते कि अब की बार 1 3 के ऐड करने की वजह से हमारी सिमेट्रिक वाली जो बात है वो अब की बार फिर से गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें 1 3 है तो इसमें 3 1 को भी होना चाहिए, तो हमने 1 3 के ऐड करने के बाद अलग से 3 1 को भी ऐड करना था। तो जो सबसे क्लोज मिस्टेक होती इसमें, हमसे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच हैव टू बी एडेड, तो जो सबसे जो क्लोज मिस्टेक होती उसका आंसर आता 1 2 3 4 5 6, जबकि जो राइट आंसर था दैट वाज 7। तो नंबर ऑफ पेयर जो ऐड करने थे दे वर 7, जो हम लोग बहुत क्लोज गलत आंसर बनाते दैट वाज 6। तो अगर 6 बनाया तो ये नोटिस करो कि एग्जामिनर ने हमें हमारी पता हुई बात पे कितनी इजीली ब्लॉक करा। तो इसी बात पे अपने आप को स्ट्रेंथन करना इज द सिलेबस। जब एक बार ये टॉपिक ऐसे समझ में आ जाए फिर इसके क्वेश्चंस कहीं पे भी गलत नहीं होने, पर लाइन से बस क्वेश्चंस राइट करते चलो। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अभी ये सिंपल सा क्वेश्चन था बस प्रैक्टिस के लिए। हमें गिवन था कि ए कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ए और बी उसी के बीच में डिफाइंड है, ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं ए को। ए आर बी का मतलब है कि ए माइनस बी इवन नंबर है। तो हमें क्या करना चाहिए था? स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लॉजिक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए। डायरेक्टली हमने ए आर ए बनाया, अपनी कॉपी में बिल्कुल टर्म बनानी चाहिए। ए आर ए शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए, मतलब ए माइनस ए जो कि 0 बना उसे इवन नंबर होना चाहिए, जो कि है। तो 0 इज एन इवन नंबर, तो हमें डायरेक्टली क्लैरिटी है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, उसको कंप्लीटली मेंशन करना। अब इसके बाद अगर ए आर बी इवन है रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर ए आर बी ट्रू है तो बी आर ए को भी ट्रू होना चाहिए। ए आर बी ट्रू होने का मतलब ए माइनस बी इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली अगर ए माइनस बी अगर इवन नंबर होगा तो बी माइनस ए उसी का नेगेटिव है, वो भी इवन नंबर हो गया। तो ए आर बी अगर ट्रू है तो बी आर ए भी गारंटेड ट्रू है। तो इस बात को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर ए आर बी ट्रू है उस कंडीशन को हमने प्री रिक्विजिट लेके चलना है। ये नहीं सोचना कि क्या पता ए आर बी ही ट्रू ना हो। अगर ए आर बी ट्रू नहीं है कभी भी तो याद रखना कि रिलेशन इज स्टिल सिमेट्रिक। तो चलो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए अगर ए आर बी और बी आर सी अगर ट्रू हैं, मतलब ए आर बी ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी भी अगर इवन है, तब हमने चेक करना होता है कि क्या ए आर सी इवन है। ए आर सी का मतलब क्या बना? ए माइनस सी इवन है। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों बातों का यूज करते हुए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में हमें दिखा दोनों को सिंपली ऐड करके इवन प्लस इवन कैसा हो गया? इवन। तो ये बन गया ए माइनस बी इवन प्लस बी माइनस सी वो भी इवन, जो कि आ गया ए माइनस सी। तो इवन प्लस इवन इज एन इवन नंबर। इस रीजन से ए माइनस सी इज ऑल्सो एन इवन नंबर। डायरेक्टली हमें क्लैरिटी है कि वो भी ट्रांजिटिव है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। बस कोई भी क्वेश्चन आए इस लैंग्वेज से अपने आप को डेविएट नहीं होने देना। दिस इज द ओनली टास्क। अब ऐसे ही
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है बहुत सिंपल, पर उसको भी एंड तक अपने आप बनाना। क्वेश्चन की लैंग्वेज का फॉर्मेट थोड़ा सा अब इस वाले से चेंज्ड है, पर उस लैंग्वेज को भी प्रॉपरली अपने आप हैंडल करना है बहुत सिंपल। अब ये करो। अब इस क्वेश्चन में जो पहली स्ट्रगल थी वो ये कि हम इस नए तरह के डेटा को हैंडल कर पाते। हमें क्या गिवन था कि अब की बार जो रिलेशन है, देखो जो क्वेश्चन हमने इससे पहले करे उसमें सिंपली रिलेशन डिफाइन होता था एक सेट ए के ऊपर। अब की बार नोटिस करो कि ये आर डिफाइंड था एन क्रॉस एन के ऊपर। तो आर ऑन एन क्रॉस एन का मतलब क्या हुआ? सिंपली हमें क्लियरिटी है कि रिलेशन डिफाइंड है फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन। हमें याद है कि रिलेशन कभी अगर आर ऑन ए कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम ए टू ए। तो आर ऑन एन क्रॉस एन का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन। अब हमें क्लियरिटी है कि एन क्रॉस एन अपने आप में क्या होता है। एन क्रॉस एन जब बनाओगे तो क्या बनेगा? पेयर्स बनेंगे उसमें। तो अब की बार जो आर ऑन एन क्रॉस एन है, हमें क्लियरिटी है कि उसमें जो एलिमेंट्स आने हैं वो पेयर में आने हैं। तो ये इसमें पहली बहुत छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी, पर कई बार बच्चे इतनी सी बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हमें रिलेशन डिफाइंड है। एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट था पेयर के फॉर्म में ए कॉमा बी, उसका रिलेशन किसी और एलिमेंट सी कॉमा डी से तब होगा अगर ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी के। तो अब इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या था कि हम इसी सेम बात को हैंडल कैसे करें। देखो गड़बड़ क्या होती है कि हमें क्या प्रिपरेशन, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए एग्जाम के लिए, कि हमारे सामने कोई मर्जी नया सवाल डाल दो, वी शुड बी एबल टू हैंडल। कोई मर्जी लैंग्वेज आ जाए तो हम लोगों ने नई लैंग्वेज देख के पैनिक नहीं होना, देखना है कि हमें क्या बताया गया। और अब हमें क्या बताया गया कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए आर ए, मतलब इधर वाले एलिमेंट को ही हमें उधर लिख के देखना चाहिए कि क्या इज इट ट्रू फॉर एवरी ए। तो इस केस में ए आर ए का मतलब क्या बना? ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी। बच्चे इसमें गलती से क्या करते हैं कि ए कॉमा ए आर ए कॉमा ए लिख देते हैं, तो दैट वाज अ मिस्टेक। अगर ये करा तो याद रखना कि ये बड़ी क्लोज हमने मिस्टेक करी। ए कॉमा बी होना चाहिए। क्यों ए कॉमा बी? अब की बार इसमें जो एलिमेंट हैं वो सारे एक, इसका एक एलिमेंट क्या है? ए कॉमा बी। तो वो उसमें ए बी आपस में कैसे भी चेंज करें उसका हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। तो अब की बार जो ए था दैट वाज दिस कंप्लीट एलिमेंट। तो दीज टू टर्म्स कैन बी डिफरेंट, उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर ए कॉमा ए लिया तो हमने इसका एक स्पेसिफिक केस लिया तो हमें मार्क्स नहीं मिलते, हमें ये लिखना चाहिए था। अब की बार देखो ये बना ए आर, ये कंप्लीट ए। तो अब की बार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब क्या बना कि ए आर ए हमेशा ट्रू है कि नहीं हमने देखना था। तो वो कब ट्रू होगा? अगर ए प्लस बी बराबर होता इस बी प्लस सी के। ए प्लस डी, डी कितना है? बी, बराबर होता बी प्लस सी मतलब बी प्लस ए के, और हमें दिखता है दैट इज ट्रू। तो इस रीजन से जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिंपल सी बात कि ए आर ए इज ट्रू फॉर एवरी ए, मतलब ए कॉमा बी, ए आर ए कॉमा बी इज ट्रू। दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल। बिल्कुल हमें इसको, अगर हमने इसको प्रॉपरली ऐसे मेंशन कर दिया तो हमारी बात कंप्लीटली जस्टिफाइड है। बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू, इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो इसमें, तो हमें क्लैरिटी है कि ये वाली बात तो हमेशा ट्रू है। इसलिए गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए आर बी ट्रू तो बी आर ए ट्रू। तो अब की बार ए आर बी का मतलब क्या बना? ए बी आर सी डी। अब की बार दिस इज ए एंड सॉर्ट ऑफ दिस इज बी। तो इसका ये कब ट्रू है? जब ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। तो इसके ट्रू होने पे हमने देखना था कि क्या सी डी आर ए बी भी ट्रू होगा। अगर ए आर बी ट्रू है तो बी आर ए भी ट्रू होगा। बिल्कुल इसको ऐसे पढ़ो। तो अब की बार इस रिलेशन को इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या कहता है? फर्स्ट प्लस फोर्थ, मतलब सी प्लस बी को बराबर होना चाहिए सेकंड प्लस थर्ड को बराबर होना चाहिए डी प्लस ए के। तो क्या इसके ट्रू होने पे हमने देखना है कि क्या ये ट्रू है? तो मैं दिखा कि ये सेम ही तो लिखा हुआ है, सी प्लस बी बराबर है डी प्लस ए के। तो इफ दिस इज ट्रू देन ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। तो इफ ए बी आर सी डी इज ट्रू then in this case CD R AB is also true. Hence the given relation is a symmetric relation. बिल्कुल जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये कि सिंस कि whenever if AB R CD is true, बिल्कुल ऐसे मेंशन करना, if AB R CD is true then CD R AB is also true. Also true.
हेंस द गिवन रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसको मेंशन करना एग्जैक्टली ऐसे। अब तीसरा केस क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हमें क्लैरिटी है कि इफ, अब ट्रांजिटिव के लिए याद रखना कि हमें थर्ड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। ए बी आर सी डी ट्रू है और आगे सी डी आर ई एफ भी ट्रू है। देखो हमने नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस अब की बार कराया। याद करो कि हम लोग हर बार ट्रांजिटिव के लिए थर्ड एलिमेंट को अपने आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस केस में वो थर्ड एलिमेंट क्या बनेगा, एक पेयर। तो हमने उस पेयर का नाम रख लिया ई कॉमा एफ। तो ए बी आर सी डी ट्रू है, इसका मतलब क्या बना, हमें क्लैरिटी है कि ए बी आर सी डी के ट्रू होने का मतलब क्या बना कि दिस इंप्लाइज, दिस मीन्स दैट कि ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। सी डी आर ई एफ भी ट्रू है, इसका मतलब क्या बना कि सी प्लस एफ, हमें क्लैरिटी है कि ये बराबर है डी प्लस ई के। तो इन दोनों बातों के पहले हमने एज्यूम करने के बाद नाउ वी हैव टू चेक वेदर ए बी आर ई एफ इज ट्रू और नॉट। ये होता है ट्रांजिटिव का काम। ए आर बी ट्रू, बी आर सी ट्रू, तो हमने ए आर सी को चेक करना होता है। तो अब हमने क्या देखना है कि क्या बिकॉज ऑफ दीज टू कंडीशंस आर वी एबल टू जज वेदर ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई और नॉट। वी हैव टू चेक दिस। हमने याद रखना ट्रांजिटिव जबरदस्ती बनाना नहीं है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जबरदस्ती वहां पे पुश करने लग जाते हैं कि आई हैव टू प्रूव कि इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसा नहीं है। हमने इन दोनों बातों के यूज के थ्रू इस बात को फिट कराने की कोशिश करनी है कि क्या इन दोनों कंडीशन से ये ट्रांजिटिव आ पा रहा है। अगर नहीं आ पा रहा तो कोई ट्रबल नहीं है, पर हमने देखना होता है कि हम कुछ बात मिस तो नहीं कर रहे। तो अब हमने कोशिश करी कि ए प्लस एफ वाली कंडीशन बनाएं। तो उसके लिए हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया। अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इन दोनों, इस तरफ का सम इस तरफ के सम के बराबर, दोनों को हमने ऐड करा। तो वी आर एबल टू सी कि ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। सी प्लस डी दोनों तरफ से कैंसिल और ये बन गया। तो सिंपली बाय एडिंग दीज टू कंडीशंस वी आर एबल टू जज कि ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, देन दिस इज ट्रू। Hence the given relation is a transitive relation for this question. A plus F बराबर आ रहा है B plus E के इस given condition में। कैसे आ पाया? Simply जैसे हमने इन दोनों को ऐड करा, हम इस तीसरी वाली कंडीशन को easily conclude कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे सोचना है। तो इस क्वेश्चन में अकेली स्ट्रगल कहाँ पे होती है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के केस में यहाँ पे A, A ले लेते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना। एग्जैक्टली हमारा पैटर्न बिल्कुल ऐसे होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली सेम पॉइंट को फिर से यूज करवाता अब ये क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं थी, पर अब ये बिल्कुल राइट होना चाहिए था इन 2-3 मिनट्स। हमें ए बी आर सी डी डिफाइंड था कि ए डी बराबर है बी सी के। तो क्या मतलब बना, पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी आर ए बी को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए बी। तो हमने सिंपली उस बात को अप्लाई करके देखा कि ए बी आर ए बी शुड बी ट्रू फॉर एवरी ए बी। इसको बिल्कुल मेंशन करना है ऐसे, एवरी वर्ड भी वहां पे मेंशन्ड होना चाहिए। तो इसका सेंस क्या बना कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, विच इज ट्रू। तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। किसको बिलोंग करता है ये, एन क्रॉस एन को। तो हमें सिंपली क्लियरिटी कि एन क्रॉस एन को बिलोंग करता है। तो हेंस द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड नाम सिमेट्रिक, वो भी सिंपल था। ए बी आर सी डी अगर ट्रू है, मतलब ए डी बराबर है बी सी के, तो सी डी आर ए बी को भी ट्रू होना चाहिए। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। सी डी आर ए बी का मतलब क्या बन गया, सी बी बराबर आ गया सिंपली डी ए के, और हमें दिखता है कि वो तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ऊपर वाली बात, इस केस में सी डी आर ए बी का मतलब क्या बना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो बन जाता सी बी। सी बी जो कि बी सी एक्चुअली को बराबर होना चाहिए था डी ए के, तो वो एक ही बात है, वही लिखा हुआ है। तो क्लियर है, विच इज ट्रू। Hence the given relation is a symmetric relation because whenever this is true, then this is true. Transitive के लिए ए बी आर सी डी ट्रू, मतलब ए डी बराबर है बी सी के। सी डी आर ई एफ ट्रू, मतलब सी एफ बराबर है डी ई के। तो हमने इन दोनों से देखना है कि क्या ए बी आर ई एफ ट्रू होगा, मतलब क्या ए एफ बराबर आ रहा है बी ई के। तो अब वो बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने अब की बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो देखो क्या बनता, ए इंटू डी इंटू सी इंटू एफ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ए डी सी एफ बराबर आ गया बी सी ई डी के।
तो d इंटू सी दोनों तरफ से कैंसिल, वहां से ए एफ बराबर आ गया हमारे पास बी ई के, और वही हमने प्रूव करना था। तो इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू देन वी कैन डायरेक्टली से दैट कि दिस इज ट्रू। ये है ट्रांजिटिव की कंडीशन। अगर पहले वाली दोनों कंडीशंस हमारा प्री रिक्विजिट अगर फुलफिल कर रही हो तो हमने तीसरी वाली को देखना है। तो इन दोनों शर्तों के पूरे होने पे ये तीसरे वाले को ट्रू होना चाहिए। तो दिस इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस केस में ये बनी कंडीशन फुलफिल हुई, इसलिए जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने में कितनी अलग थी। हम लोग बिल्कुल ही अलग डोमेन में चले गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट देखने में लगा, पर एग्जैक्टली यही टास्क है। किसी भी लेवल पे आईआईटी में भी इसका अगर क्वेश्चन अगर हमारे सामने आएगा तो हमारा फोकस एग्जैक्टली ऐसे होगा। हम लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूज नहीं होंगे। हम अपने आप को क्या बोलेंगे कि जो मर्जी क्वेश्चन डाल दो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये शर्त होती है, हम एग्जैक्टली वैसे हमें बोलना चाहिए था। तो अगर हमने इसको बिल्कुल वैसे करा तो ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरह का सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमें क्लैरिटी है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ए आर ए को ट्रू होना चाहिए फॉर एवरी ए। तो Z1 R Z1 को ट्रू होना चाहिए, मतलब इसको फॉर एवरी Z1। Z1 R Z1 का मतलब क्या बन गया कि Z1 माइनस Z1 0 अपॉन Z1 प्लस Z1। दिस शुड बी प्योरली रियल, जो कि 0 है एंड इट इज प्योरली रियल। तो देयरफॉर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो गिवन कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है फॉर एवरी Z1। हेंस द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी Z1, ट्रू फॉर एवरी Z1। इस रीजन से जो गिवन रिलेशन है दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बिल्कुल ऐसे ही मेंशन कर देना साथ में, यहां पे मेंशन नहीं पर एग्जाम में मेंशन करना कि सिंस द गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी Z1 हेंस द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट नाम है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए इफ Z1 और Z2 इज ट्रू देन Z2 और Z1 शुड बी ट्रू। मतलब अगर ये Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, अगर इफ दिस इज प्योरली रियल, दिस इज प्योरली रियल, अगर ये है प्योरली रियल तो हमें क्लैरिटी है कि Z2R Z1 को भी प्योरली रियल होना चाहिए। उसका मतलब हमें दिखता है एग्जैक्टली सेम बन गया, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1, जो कि इसी का नेगेटिव है, इज ऑल्सो प्योरली रियल। देखो हमारा माइंड इस टॉपिक में हमें कंफ्यूज कैसे करता है। कंफ्यूजन जो बहुत ऑर्डिनरी मतलब एक जो बहुत कॉमन इसमें जो मिस्टेक होती है किसी बच्चे से, दैट इज दिस कि द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई ऑफन हियर इज दिस कि एक बच्चा बोलता है कि क्या पता ये प्योरली रियल ना हो। तो अगर ये प्योरली रियल नहीं है तो हमारी कोई ट्रबल ही नहीं है। फिर याद रखना ये बात सब मिस कर जाते हैं, यही इस टॉपिक का मेन क्रक्स है। अगर ये है प्योरली रियल तब हमने इसके बारे में सोचना है। अगर ये प्योरली रियल नहीं है तो हमें कोई ट्रबल ही नहीं है। द रिलेशन इज स्टिल सिमेट्रिक, रिलेशन अभी भी सिमेट्रिक ही रहेगा। तो अब इस केस में अब की बार अगर ये रियल है तो ये रियल है, इसलिए गिवन रिलेशन प्योरली इस केस में दिस इज सिमेट्रिक बिकॉज इफ Z1 R Z2 इज ट्रू देन Z2 R Z1 इज ऑल्सो ट्रू। इसको मेंशन, इस लाइन को एग्जैक्टली ऐसे मेंशन होना चाहिए फॉर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हमने तीसरे वाले को बनाया कि Z1 और Z2 ट्रू है, मतलब ये जो है वो प्योरली रियल है। Z2 और Z3 ट्रू है, मतलब ये प्योरली रियल है। तो अब हमने इन दोनों बातों से कंक्लूड करने की कोशिश करनी है कि क्या ये प्योरली रियल होगा। तो अब हम डायरेक्टली देखो अब की बार इसको बना नहीं पा रहे। इस क्वेश्चन में द स्ट्रगल वाज दिस कि वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली बाय सिंपली एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग या मल्टीप्लाइंग, जैसा हमने इससे पिछले सवाल में करा। तो इस सवाल में सारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम इसको क्रिएट कैसे करें। तो अब इसमें थोड़ा सा अगर मान लो मैनिपुलेशन करते हैं, तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 अगर प्योरली रियल है तो अगर मान लो यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो हमें दिखता है सिंपली ये हो गया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, वो आ गया 2Z1 अपॉन, दोनों को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर करेंगे वो आ जाएगा 2Z1 और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करोगे तो आ जाएगा 2Z2। इधर बन जाएगा डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। तो हमें दिख गया कि Z1 अपॉन Z2 कितना आ गया 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। सिमिलरली Z2 अपॉन Z3 कितना आ जाएगा 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m। अब Z1 बाई Z2 क्या बना, ये विच इज़ अ रियल नंबर। Z2 बाई Z3 क्या बना 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m विच इज़ अगेन अ रियल नंबर। अगर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो रियल इंटू रियल वुड बी अ रियल नंबर। तो सिंपली अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो Z1 बाई Z3 बराबर आ गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, विच इज अगेन अ रियल नंबर। तो Z1 बाई Z3 अगर एक रियल नंबर है तो विच इज अ रियल नंबर, मान लो इस रियल नंबर का नाम अपने आप को समझाने के लिए हम रख लें L। अब यहां पे फिर से अप्लाई कर दें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 विच इज इक्वल टू L माइनस 1 अपॉन L प्लस 1 विच इज अगेन अ रियल नंबर। वही हमने प्रूव करना था। तो अब की बार देखो डायरेक्टली हमें पता नहीं चल पा रहा था, पर इन दोनों बातों के गिवन होने पे वी वर एक्चुअली एबल टू जज कि दिस वुड बी अ रियल नंबर। देखो देखने में ऐसा नहीं लग रहा था, पर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके वी वर एबल टू कम टू दिस कंक्लूजन कि ये भी एक रियल नंबर बनता। कैसे बनता, कितना स्ट्रेट पाथ है। तो क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे लॉजिक से पकड़ते हैं। जब वहां से हमने पकड़ा तो हमने बिल्कुल क्वेश्चन की गर्दन पकड़ ली। तो एग्जैक्टली दिस इज द टास्क। सो Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 in this case comes out to be a real number. Hence the given relation is a transitive relation. Why? Because if Z1 are Z2 and Z2 are Z3 are true, then we are able to conclude that Z1 are Z3 is also true. ऐसे करना है क्वेश्चन, कोई मर्जी आए, बस ऐसे बोलने की जब समझ आ गई तो इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी ट्रिक कोई नहीं थी। द ओनली डिफरेंट टास्क वॉज दिस कि अब देखो लैंग्वेज चेंज हुई, नई तरह का हमें सेट गिवन था। अब की बार हमें सेट क्या गिवन था कि x कोई सेट है, R ऑन Px इज डिफाइंड। तो रिलेशन ऑन किस पर डिफाइन करा, इसके पावर सेट के ऊपर। तो सिंपली हमें गिवन था कि दिस इज द पावर सेट। पावर सेट में हमें क्लियरिटी ये क्या होता है कि सिंपली x कोई हमें सेट गिवन है, उसके पावर सेट में क्या होगा, उसके सारे सबसेट्स बीच में इंक्लूड हो गए। पावर सेट कैसे बनता है, सिंपली रिकॉल करो कि एक सेट के जितने भी सबसेट्स बनते थे सब हम लोगों ने सारे सबसेट्स को एक नया सेट बना दिया। तो बिल्कुल इस बात की हमें पूरी तरह क्लैरिटी थी ऑलरेडी। तो अब हमें किसी ने एक नई तरह की लैंग्वेज दी कि A और B कोई दो सेट्स हैं, जो कि कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि इस पावर सेट को बिलोंग करते हैं। तो अब ये देके हमें कहा गया कि चेक वेदर A आर बी का मतलब क्या है कि A इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अब नई तरह की लैंग्वेज थी, पर हमारा सेंस चेंज नहीं करना चाहिए था। वही टास्क है, लैंग्वेज कितना मर्जी हमें कंफ्यूज करे, हमने वैसे लिखना था जैसे हमें बताया गया। तो इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें बोलना चाहिए था कि A शुड बी ट्रू फॉर एवरी A। तो जब वो लिखते तो हमारी फिर ट्रबल दूर हो जाती। बच्चे पैनिक कहाँ पे करते हैं, वो नई लैंग्वेज देख के ज़बरदस्ती क्वेश्चन में पैनिक होने की करते हैं। तो एग्जामिनर कैसे की मर्जी लैंग्वेज डाल दें, अगर हमारा लिखने का तरीका राइट है फिर इन क्वेश्चंस में कभी गलती नहीं होती। तो पहला काम क्या था कि A ट्रू हो। A का मतलब A शुड बी ए सबसेट ऑफ A, विच इज ट्रू। हर सेट अपना खुद का सबसेट तो है ही है, तो इसलिए द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि अब की बार A इज ट्रू फॉर एवरी A। नेक्स्ट नाम आया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि इफ A इज ट्रू, मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B शुड बी ट्रू, देन B शुड बी द सबसेट ऑफ A। तो हमें समझ में आता है कि अगर A B का सबसेट है तब जरूरी नहीं कि B A का भी सबसेट हो हर बार। तो इसलिए द गिवन रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर A B का सबसेट है तो जरूरी नहीं कि B भी A का सबसेट हो। तो वी आर एबल टू जज कि ये रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा नाम क्या था ट्रांजिटिव, कि इफ A इज ट्रू, मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B, BRC is true, मतलब B is a subset of C, then ARC should also be true, मतलब A should be a subset of C, जो कि हमें दिखता है कि लॉजिकली ही ट्रू है। अगर A B का सबसेट है, मतलब B का कोई हिस्सा है, B खुद पूरे का पूरा C का हिस्सा है, तो A क्या बना, C का ही कोई पार्ट बना। तो therefore if this is true and this is true, then this is obviously true drawn from these two conclusions, मतलब we can draw this conclusion from these two statements। तो हेंस द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो गिवन सिचुएशन थी उसमें ये रिलेशन ट्रांजिटिव था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं था। तो नई लैंग्वेज थी पर कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन एग्जैक्टली जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन अभी आज भी करे, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आया हुआ अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्यों था, इंटरेस्टिंग इसलिए था कि अब जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे होगे तो इसमें ट्रबल आई होगी। ट्रबल कहाँ पे आई होगी, एग्जीक्यूशन में। तो याद रखना बार बार, और इस प्रोसेस को हम बहुत बार देख चुके हैं कि हमारे एंड पे एग्जामिनर ने हमें
इन अ गुड एग्जामिनेशन एग्जामिनर ने हमें थ्योरी के अलावा कंफ्यूज करना होता है एग्जीक्यूशन में। तो अब इस सवाल दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्टली अ गुड एग्जांपल ऑफ यूजिंग द सेम लॉजिक। अब अगर सोचो हम इसको डायरेक्टली करना शुरू करते तो ये कितना टायरिंग क्वेश्चन था, पर अगर इसमें एक बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर करता तो वो डायरेक्टली जज कर पाता कि अगर ए बी आर सी डी ट्रू है, मतलब ये रिलेशन उसके इसमें ट्रू होगा। ए बी आर सी डी के ट्रू होने का के रिलेशन का मतलब क्या बन गया कि ए डी इंटू बी प्लस सी बराबर है बी सी इंटू ए प्लस डी। तो अब अगर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, अगर क्या करें कि इस बी सी को इधर ले जाएं और ए डी को इधर ले आएं, तो हमें दिखता है कि इसका मतलब क्या बना कि 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी के। मतलब ए बी आर सी डी के ट्रू होने का मतलब हो गया कि 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी के। जैसे ही हमने इस क्वेश्चन में इतना सा स्मार्ट वर्क शुरू में कर लिया, अब ये सेम क्वेश्चन जो हमारा ब्लॉक होता वो हमसे अब यूं सॉल्व होगा। अब देखना कैसे, देखो दिस वाज द ओनली रिक्वायरमेंट। अगर इस क्वेश्चन में अड़े तो इसमें जहां बच्चे मोस्ट प्रॉब्ली अड़ते हैं दैट इज द ट्रांजिटिव वाला पार्ट। तो इसमें ट्रांजिटिव वाले पार्ट में हमारे ब्लॉक होने का रीज़न ही एग्जैक्टली ये होता है कि हमने शुरू में ये मैनिपुलेशन नहीं करी होती। और अगर मान लो हमने कर भी दिया बहुत हिम्मत करके तो भी वो बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। हमने लॉन्ग रूट नहीं पकड़ना होता, याद रखना और इस बात को पकड़ना शुरू करना कि लॉन्ग रूट इन जनरल इज रॉन्ग रूट। लॉन्ग रूट नहीं पकड़ना, हमने स्मार्ट काम करना है। तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन डी 1 अपॉन सी बराबर है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी के। ए बी आर सी डी का मतलब ही है। तो जैसे इसको ऐसे बोल दिया उसके बाद ये सवाल हमने पहले करा हुआ था, देखना कैसे। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ए बी आर ए बी को ट्रू होना चाहिए, मतलब 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए को बराबर होना चाहिए था 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी के, और जो कि डायरेक्टली ट्रू ही है। तो वहीं से हमें क्या मिल जाता कि सिंपली 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए बराबर हो जाता 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी के। कहाँ से बनाया हमने? एग्जैक्टली यहाँ से बनाया। तो हमने इस सवाल को जब ऐसे पढ़ लिया तो हमारी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन खत्म हो गई। तो हमें दिखता है कि दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है, ये और ये दोनों बराबर ही होते हैं, जो कि हमें साफ साफ समझ में आता है। हेंस द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर ए बी आर सी डी ट्रू है, ए बी आर सी डी का इस सवाल में मतलब क्या बना? सिंपली इसको हमें ऐसे बोलना चाहिए था, उससे हमारा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। ए बी आर सी डी के ट्रू होने का मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बना कि 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी को बराबर होना चाहिए था 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी के। ये हमें गिवन है। तो हमने क्या देखना था कि क्या सी डी आर ए बी ट्रू है। सी डी आर ए बी का मतलब क्या बन गया? देखो इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए को बराबर होना चाहिए था 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी के। तो हमने देखना है कि इफ दिस इज ट्रू देन आर वी एबल टू जज कि दिस इज ट्रू। तो हमें दिखता है सेम तो है, ये 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए, इधर वाली चीज इधर आ गई, ये इधर आ गई। तो इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, हेंस द गिवन रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव होने के लिए सेम बात। पहले हमें क्या करना चाहिए था? पहले ये दोनों कंक्लूजन्स तो हमने बना दी, वहां से हमने तीसरे को जज करना था। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, सिंपली इन दिस केस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी बराबर है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी के। सिमिलरली 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई ये बराबर है 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ के। तो हमने चेक करना है कि इन दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे क्या हम कह सकते हैं कि तीसरी कंडीशन भी ट्रू है। वो क्या बनती कि 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई बराबर है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ के। तो हमें दिखा कि सिंपली इन दोनों को ऐड कर लो तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई बराबर आ जाता 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ के। तो इफ दीज टू कंडीशंस आर ट्रू देन वी आर डायरेक्टली एबल टू जज कि दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, हेंस द गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर ब्लॉक हुए तो क्यों ब्लॉक हुए? इसलिए ब्लॉक हुए कि हम लोग इस बात को याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक है कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन का फ्लो दिया होता है हम एग्जैक्टली उसमें चलने लग जाते हैं। ये हमारा काम है एक्चुअली कि सवाल को पढ़ते ही सोचें कि अगर इसको डायरेक्टली करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस कितनी टायरिंग हो सकती हैं। तो अपनी कैलकुलेशंस को ख़राब नहीं होने देना, उससे पहले देखना है कि क्या वो स्मार्टली हैंडल हो सकती हैं।
तो ये क्वेश्चन उसी बात का बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन डायरेक्टली वी मैनिपुलेटेड द एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर कि हमारी कैलकुलेशंस बहुत सिंपली हैंडल हो जाए। तो जो क्वेश्चन देखो हमारा बहुत मुश्किल से हुआ होगा या एंड में आके फंस गया होगा, वो सॉल्व करने में एक्चुअली इतना सिंपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे ऑन द सेम लॉजिक। अब अगर नोटिस करो तो इस पूरे चैप्टर में लॉजिक कितना कम है, तो इसमें डायरेक्टली बोर्ड में हमें 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली मिलता है और हमारे क्वेश्चंस वहाँ पे ईजिली सॉल्व होते हैं और जो क्वेश्चंस इन जनरल फेस करोगे वो होते ही यही है बस। तो अगर ये हमें बिल्कुल ऐसे बोलने की अगर समझ है तो एक्चुअली बोर्ड वाले क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं आईआईटी मेंस में भी। तो अब नेक्स्ट क्लास में उन पे बेस्ड हम लोग मिक्स क्वेश्चंस भी फेस करेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज द टास्क। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा अप टू एन एक्सटेंट। बस इतना काम जो अभी आज करा उसको एक बार जरूर रिवाइज करना।